हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो आज हम अभ्यास के 8 से अगले प्रश्न करेंगे। 8वां प्रश्न है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। अब पादपों में रासायनिक समन्वय किसके कारण होता है? हार्मोनों के कारण। इनके कारण होता है हार्मोन्स के कारण। जो हार्मोन, पादप हार्मोन जो स्रावित करते हैं, उनके कारण इनके अंदर नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है। अब आप ये क्या ध्यान रखेंगे, अब पादप जो है विशिष्ट प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या नाम, हमने पिछले अनुभाग के प्रश्नों में भी हमने ये किया था। कौन कौन से हार्मोन है? ऑक्सिन, गिबरेलिन, याद होगा आपको, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, और एक है इथाइलिन, और एक है एब्सिसी कमल। कौन सा है? एब्सिसिक अमल। ये 5 प्रकार के हार्मोन पौधे स्रावित करते हैं। ठीक है। अभी इनका होता क्या है कि विभिन्न कोशिकाएं इनको स्रावित करती हैं, और जो कोशिकाएं स्रावित करते हैं उसके पश्चात पौधे के दूसरे भागों में इनको भेज दिया जाता है। ठीक। इनके कारण क्या होता है, किसी के कारण वृद्धि होती है, किसी के कारण रुकता है, किसी के कारण फल पकते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने क्या, जलानुवर्तन है, प्रकाशानुवर्तन है, वो सब हार्मोनों के कारण होता है। पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना, ये भी रसायनानुवर्तन के कारण। ये सारे जो है हार्मोन्स के कारण होते हैं। के कारण होते हैं ये, हार्मोन्स के कारण होते हैं। अब जैसे इथाइलिन है, इसके कारण फल पकते हैं। ठीक है ना। किसी के कारण एजिंग या उसकी कम होती है एजिंग दर, किसी के कारण एजिंग दर बढ़ती है। तो सब मिलके ये समन्वय करते हैं, और इसी प्रकार से रासायनिक समन्वय से पौधे की ही है। अब देखिए, पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोनों के कारण होता है। पादप विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न करते हैं। अब नाम मैंने सब हार्मोनों के यहाँ पे आपको दिखाए हैं, देखिए, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसी कमल और इथाइलिन। ये 5 प्रकार के हार्मोन पौधे स्रावित करते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित होने के बाद पौधे के अन्य भागों में विस्तृत होकर उन्हें प्रभावित करते हैं। अब जिस भाग में वो जाएगा उसको प्रभावित करेगा। अब कौन कौन से भागों को प्रभावित करते हैं उसको भी हमने प्रयास करा बताने का। देखिए, पादपों में प्रोह प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, ऑक्सीजन के कारण करता है। ऊर्ध्वानुवर्तन में जड़ें प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती हैं। इसी प्रकार जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन भी होता है। जैसे परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है पौधों की जो एजिंग को है वो कम करता है। इथाइलिन हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। इस प्रकार जो है विभिन्न पादप हार्मोन रासायनिक समन्वय कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जीव में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी भी जीव में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है उसकी वृद्धि के लिए। ठीक है, ताकि उसकी उचित वृद्धि हो जाए। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसको जो बाह्य पर्यावरण से हानिकारक जो परिवर्तन होते हैं उसको बचाने के लिए रासायनिक समन्वय और इनकी नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। जो सोचने और समझने की क्षमता है उसको विकसित करने के लिए रासायनिक समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। और जो पर्यावरण से ज्यादा हम लाभ उठा सकें, इसके लिए भी हमारे पास नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता। अब जो शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं भी नियंत्रण और समन्वय के कारण संभव होती हैं। अगर नियंत्रण और समन्वय नहीं होगा तो वो अनैच्छिक क्रियाएं कार्य करेंगी, हम जो है क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है। उचित वृद्धि के लिए, बाह्य पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, सोचने समझने की क्षमता बनाने के लिए, और पर्यावरण से अधिक लाभ इस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए भी नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता हमारे में रहती है। देखिए, जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है।
कौन कौन से? देखिए, शरीर को पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक। यह ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। यह शरीर की अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। यह जीव को सोचने समझने की क्षमता प्रदान करता है। यह जीव को अधिकतम लाभ के लिए उचित प्रकार से प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है। इसीलिए हमारे शरीर में नियंत्रण, और किसी भी जीव के शरीर में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की आवश्यकता है। है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती हैं? अब देखिए दोस्तों, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्या ना? अनैच्छिक क्रियाओं पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और क्या ध्यान रखते हैं हम, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनमें अपनी हमारी जो मस्तिष्क है वो डायरेक्ट जो है भाग नहीं लेता, ठीक है ना? अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और ना ही इसमें मस्तिष्क जो है सीधे तौर पर भाग होता है, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती। इनका संचालन जो है हमेशा क्या होता है, जो मध्य मस्तिष्क होता है ना, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इनके द्वारा होता है मिलके। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं का, जैसे आप देखो हृदय की धड़कन है, सांस का लेना है ना, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा इनका संचालन होता है, नियंत्रित नहीं होती। ठीक है ना? नियंत्रण मैंने तो ये होता है कि अगर हम चाहें तो सांस को रोक लें, हृदय की धड़कन को रोक लें, ऐसा संभव नहीं है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? जो किसी भी उद्दीपन की दिशा में उद्दीपन के कारण उससे अचानक होने वाली जो क्रियाएं हैं, एकदम गति से, तीव्र गति से होने वाली क्रियाएं, ये जो है हमें प्रतिवर्ती क्रियाएं वो कहलाती हैं। तो जो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है अपने आप होती हैं, स्वतः ही होती हैं ये, है ना? और इसको कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु। कौन कंट्रोल करता है इनको? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल कौन करेगा? ध्यान रखना है आपने, मेरुरज्जु। ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, मस्तिष्क का भी नियंत्रण नहीं होता, केवल इनका संचालन मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के करते हैं। जैसे कि हृदय की धड़कन है, सांस लेना है ना? और प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक होने वाली, जीवन के प्रति अचानक होने, तीव्र होने वाली क्रियाएं जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ये स्वयं संपन्न होती हैं और मेरुरज्जु के द्वारा यह नियंत्रित होती है। जैसे खांसना है, छींकना है, ये सब जो है मेरुरज्जु के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। दोस्तों आप इनको बीच में लाइन लगा के भी लिख सकते हैं। शरीर में होने वाली क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती, लेकिन इनका संचालन मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हृदय की धड़कन है, सांस का लेना है, पाचन नली की क्रमानुकंचन गतियां जो होती हैं वो भी अनैच्छिक गतियों के कारण है। ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? किसी उद्दीपन के प्रति अचानक और तीव्र, अचानक होती हैं, जैसे कोई पिन चुभाया आपको, एकदम आपका शरीर जो है वो झटका लेगा, ये प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं स्वतः ही संपन्न होती हैं और मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित, मस्तिष्क के द्वारा नहीं। ये भी ध्यान रखना, मस्तिष्क के द्वारा ये नियंत्रित नहीं होती। जैसे छींक आना है, खांसना है, ठीक है, और मुंह में लार आना है, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन कार्यविधि की तुलना कीजिए। अब जंतुओं में जो तंत्रिका कार्यविधि होती है और हार्मोन कार्यविधि होती है, हमने उसकी तुलना करनी है। ठीक है। तंत्रिका कार्यविधि में क्या होता है? तंत्रिका कार्यविधि में मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, है ना, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है ना? तंत्रिका कार्यविधि में क्या क्या शामिल होंगे? तंत्रिका कोशिकाएं आएंगी, तंत्रिका ऊतक आएंगे, मस्तिष्क आएगा, मेरुरज्जु आएगा। और जो हार्मोन होते हैं, अब हार्मोन्स तो जो रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, है ना, ये क्या है? केवल संदेश वाहक है, रासायनिक संदेश वाहक हार्मोन होते हैं इसके अंदर। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो तंत्रिका कार्यविधि है, इसका उपापचय में कोई नियंत्रण नहीं, कोई काम नहीं होता। ये उपापचय का काम उपापचय नहीं करते। तो हार्मोन्स होते हैं वो उपापचय का काम करते हैं, तो नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना?
जो तंत्रिका कार्यविधि है इससे वृद्धि और विकास कोई प्रभावित नहीं होता। अब सपोज कीजिए कोई बालक है, कोई नया बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, उसकी तंत्रिकाएं प्रॉपर काम नहीं करती। ठीक है, तो हम ऐसे बच्चों को क्या बोल देते हैं? मंदबुद्धि बच्चा बोल देते हैं। ठीक है, अगर उसकी तंत्रिकाएं प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो शरीर तो बढ़ेगा ना, तो शरीर का तो विकास होगा, क्योंकि उसका विकास और वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तंत्रिका कोशिका, अगर हार्मोन्स प्रॉपर नहीं स्रावित होंगे तो विकास और वृद्धि दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको? अगर हार्मोन नहीं होंगे तो वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो तंत्रिका कार्यविधि होती है बहुत जल्दी ही, बहुत शीघ्रता से, बहुत कम समय में हो जाती है। ठीक है ना, इसका प्रभाव जो है बहुत जल्दी होता है और हार्मोन्स का प्रभाव बहुत देर तक रहता है। ठीक है ना, तंत्रिकाओं का इसका प्रभाव क्या बताया मैंने आपको? कम समय तक और रहता है, और ये हार्मोन्स का प्रभाव जो है वो अधिक समय तक रहता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए तंत्रिका कार्यविधि में क्या है, इसमें तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका उत्तक तथा मेरुरज्जु होते हैं। इसमें जो रासायनिक संदेशवाहक हैं वो हार्मोन होते हैं। जो तंत्रिका क्रियाविधि है इसमें सूचनाएं तीव्रता से गति करती हैं और हार्मोनों की जो गति है वो धीमी गति होती है। जो तंत्रिका क्रियाविधि है उसे उपापचय को नियंत्रित नहीं करती और हार्मोन कार्यविधि उपापचय को नियंत्रित करती है। तंत्रिका क्रियाविधि विकास और वृद्धि को प्रभावित नहीं करती, जबकि हार्मोन्स की जो क्रियाविधि है वो विकास और वृद्धि को प्रभावित करती है। अगर हार्मोन सही प्रकार से स्रावित नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तो वृद्धि और विकास रुक जाएगा। जो तंत्रिका कार्यविधि है इसका कम समय तक प्रभाव रहता है। ठीक है ना, क्या बताया मैंने आपको? जो तंत्रिका कार्यविधि है इसका प्रभाव कम समय तक रहता है और हार्मोन्स की जो कार्यविधि है इसका प्रभाव देर तक बना रहता है। ठीक है, ध्यान आ गया होगा आपको? तंत्रिका कार्यविधि में मस्तिष्क और मेरुरज्जु वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तीव्रता से होती हैं, उपापचय को नियंत्रित नहीं करती, वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करती, और इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। इसका प्रभाव क्या बताया मैंने आपको? कम समय तक। भाग इसमें हार्मोन होते हैं, इनकी गति धीमी होती है, उपापचय को नियंत्रित करते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, और इनका प्रभाव देर तक बना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छुई पादप में गति और टांग में होने वाली गति में क्या अंतर होता है? दोस्तों, जो छुई मुई का पौधा है के अंदर गति किसके कारण होती है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो छुई मुई का पौधा है उसके अंदर जो गति होती है वो के पानी की जो कोशिकाएं होती हैं की मात्रा के परिवर्तन के कारण गति होती है, उसकी मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, छुई मुई के पौधे में और क्या होता है? वहां पे तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक तो होते नहीं, उनमें तंत्रिका पेशीय नियंत्रण है ही नहीं, उनके अंदर तंत्रिकाएं होती ही नहीं। ठीक है, और जो छुई मुई का पौधा है ना तो वो उद्दीपन की दिशा में गति करता है और ना उद्दीपन के विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है ना, जो छुई मुई का पौधा है ना तो उद्दीपन की दिशा में गति करता है और ना ही उद्दीपन के विपरीत। ऐसी गतियों को हम अधिशिक गतियां बोलते हैं। कैसी गतियां बोलते हैं इनको हम? अधिशिक गतियां। अब जो टांग की गति है वो तो तंत्रिका पेशियों से नियंत्रित होती है ना। टांग की गति किससे नियंत्रित होती है? तंत्रिका पेशियों से, जो हमारे पास न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, और इनमें गति पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से होती है। ऐसी गतियां ऐच्छिक गतियां होती हैं, इनको हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और ये उद्दीपन से प्रभावित होती हैं। क्या होती हैं? ये उद्दीपन से प्रभावित होती हैं। देखिए छुई पादप में गति, पादपों में तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक नहीं होते, इस कारण उनमें तंत्रिका पेशी नियंत्रण में नहीं होती। टांग में जो गति है वो तंत्रिका पेशी के नियंत्रण में होती है। पत्ते में जो गति होती है दोस्तों क्या होता है? पानी की मात्रा के कारण होती है। जैसे पानी की मात्रा कम होगी तो पत्ता मुरझा जाता है उसका। ठीक है, और टांग में गति क्या होगा? जो हमारी मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, उसके कारण इनमें गति होती है। अब जो छुई मुई के पौधे की गति है ना तो उद्दीपन के प्रभाव, ये उद्दीपन के प्रभाव से नहीं होती, ना तो उद्दीपन की दिशा में होती है और ना ही उद्दीपन के विपरीत। ऐसी गतियों को हम अनुदिशिक गतियां कहते हैं। और जो टांग की गति है वो उद्दीपन के प्रभाव से हो सकती है ना, उद्दीपन के प्रभाव से होती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं और फर्श गर्म है,
तो आपके टांग की गति क्या होगी, तेज हो जाएगी। ये गतियां ऐच्छिक गतियां कहलाती हैं। ऐसी गतियों को क्या बोलते हैं हम, ऐच्छिक गतियां कहते हैं। दोस्तों ये हमारा यहाँ आज अभ्यास के जो प्रश्न थे वो पूरे हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम अगले लेसन के प्रश्न पढ़ेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।